सोनिया गांधी की कुर्सी पर कई लोगों की नज़र है, कुछ पार्टी के अंदर है और कुछ सहयोगी उनके बाहर। दरअसल कल शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा कि यूपीए का अध्यक्ष शरद पवार को बनाना चाहिए। दरअसल शरद पवार खुद यूपीए का हिस्सा है और इस बात का जिक्र करना अपने आप में कई सारे संकेत देता है। इस बयान के क्या मायने हैं, क्यों संजय राउत ने ऐसा कहा कि शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाओ, यानी क्या अगले 3 साल में मोदी के सामने विपक्ष के नाम पर एक विकल्प खड़ा करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है? क्योंकि सोनिया गांधी का तबीयत ठीक नहीं है और राहुल गांधी इस पद को लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की हार के बाद राहुल गांधी ने जो इस्तीफा दिया था उसके बाद से लेकर अब तक अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस पार्टी में कुछ क्लैरिटी नहीं है। अभी भी 5 राज्यों के चुनाव जो आने वाले हैं, इसके रिजल्ट के बाद ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेंगे। लेकिन ये जो बयान है इसका संबंध ज़्यादा राहुल गांधी से नहीं है, क्योंकि यूपीए का अध्यक्ष अपने आप में एक बड़ी बात है। एनसीपी अपने आप में यूपीए का हिस्सा है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, उसके बावजूद भी बीजेपी को बाहर रखकर शरद पवार ने वहाँ पर सरकार बनाई। शरद पवार, शिवसेना और कांग्रेस एकजुट हुए और बीजेपी को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की कि यहाँ पे शरद पवार है और इनसे टक्कर लेना आसान नहीं होगा। देखिए, जिस तरीके से 2014 के बाद से अमित शाह ने कई सारे राज्यों में अपने प्रयोग से, अपने साम दाम दंड भेद से सरकारें बनाई हैं, उसका एक बहुत बड़ा विकल्प महाराष्ट्र चुनाव में उभर कर सामने आया, जो कि शरद पवार थे। शरद पवार को चुनाव से पहले एक ईडी का नोटिस भेजा गया और जिस दिन शरद पवार ईडी के दफ्तर जाने वाले थे तो उस दिन खुद वहाँ के प्रशासन ने ये बात कही कि आप ईडी के ऑफिस मत जाइए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर शहर में ख़राब हो सकता है। ऐसे ही चुनाव के बीच में बारिश हो रही थी और शरद पवार भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने एक कड़ा संदेश दिया, वो बारिश में भी बोलते रहे। तो क्या अगले 3 साल में विपक्ष के नाम पर शरद पवार को एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर की तरह पेश करने की कोशिश हो रही है? क्या अंदर अंदर विपक्षी पार्टियों के बीच ये बातचीत चल रही है? क्योंकि पवार ही वो आदमी है जो लोग यूपीए से बाहर हैं उनको भी एक मंच पर लाने में कामयाब हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी इस वक्त बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं और लग रहा है कि वो आने वाले दिनों में 2 मई को शायद तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाए। तो क्या वो यूपीए के अंडर आएंगी उसके बाद? क्योंकि उसके बाद देश की राजनीति का गणित पूरा बदल जाएगा और शरद पवार एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर के रूप में उभर कर सामने आएंगे। पवार को कोई बड़ा फेस या एक नेता के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, पवार को एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर के तौर पर, एक रणनीतिकार के तौर पर देखा जा रहा है कि पवार अगर आते हैं तो वो कैसे जो पार्टीज यूपीए से बाहर भी हैं उनको एकजुट करेंगे और कैसे पवार जो है वो अपने आप में एक साम दाम दंड भेद वाले नेता है। जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी उसको बाहर रख दिया और शिवसेना कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। तो इन सब सवालों के बीच में शरद पवार का अपने आप में एक महत्वपूर्ण नाम है और शिवसेना सांसद का ये कहना, उसके बाद इस पर चर्चा होना, ये कोई आम बात नहीं है। हाँ, हालांकि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद समीकरण बदलेगा और आप ये कह सकते हैं कि पवार का नाम की जो चर्चा हुई है इसके मायने कुछ और हैं, इस बयान के मायने कहीं ज़्यादा बड़े हैं, 2024 तक जाते हैं। तो क्या मोदी का विकल्प शरद पवार के रूप में इस वक्त देश देख सकता है? क्योंकि विपक्ष के नाम पर कोई एक बड़ा चेहरा सामने नहीं है और एक संदेश जाता है कि विपक्ष एकजुट भी नहीं है। तो ऐसे में पवार, क्योंकि सबसे सीनियर हैं, मंझे हुए नेता हैं, हालांकि पवार ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने का विरोध किया था और शरद पवार, पीएस संगमा और तारिक अनवर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के एनसीपी बनाई थी। और अब इस वक्त ये सब सवाल खड़ा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके से अमित शाह को चैलेंज दिया था उसमें शरद पवार की महारत उनको हासिल है, वो ऐसी राजनीति वो करते रहे हैं। लेकिन उनके साथ सिर्फ एक ही समस्या है कि उनकी आयु उनके साथ नहीं है।